ये आपकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, डस्ट मीन्स होता है धूल, और डस्ट ऑफ स्नो दैट मीन्स अ वेरी फाइन स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। बर्फ़ के जो एकदम बारीक कण होते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है डस्ट ऑफ स्नो वर्ड को। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी सी पोएम है ये। चलिए पहले इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। द पोएम सेज, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped my some part of a day I had rued. As you can see, बहुत ही छोटी सी सिंपल सी पोएम है। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो इसमें न्यू वर्ड्स हैं, देयर आर ओनली 2 वर्ड्स दैट आर एक्सप्लेन्ड हियर। द फर्स्ट वर्ड इज़ हेमलॉक। हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट होता है, एक जहरीला पौधा होता है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो हेमलॉक क्या है? एक छोटे छोटे वाइट फूल वाला एक पॉइजनस पौधा होता है। र्यूड, र्यूड मीन्स है हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा, है ना। तो यहाँ पर जो है इस पोएम पे बहुत ही सिंपल सी बात को कन्वे किया गया है। पोएट कहता है कि एक हेमलॉक ट्री है, एक पॉइजनस ट्री है, उसके ऊपर एक क्रो है, और जो क्रो है, क्रो ने उस हेमलॉक ट्री पर जो डस्ट ऑफ स्नो जमी हुई थी उसे शुक डाउन किया, उसे हिलाया, और वो आकर के पोएट के ऊपर गिरी। और इससे क्या हुआ कि जो पोएट का जो मूड था, जो कि काफ़ी डिप्रेसिव था, वो अपसेट थे, परेशान थे, तो इस डस्ट ऑफ स्नो के कारण उनके मूड में एक सडन चेंज हो गया। और इससे क्या हुआ कि उनका जो बाकी दिन बचा हुआ था, वो बाकी पार्ट उनका सेव्ड हो गया, क्योंकि अब जो आधा टाइम था डिप्रेस होकर उनने वेस्ट कर दिया था, लेकिन जो बाकी टाइम बचा हुआ था अब उनका मूड अच्छा हो गया, और वो बाकी जो डे का पार्ट था इट वॉज सेव्ड। चलिए सबसे पहले अब हम इसकी समरी समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ a beautiful short poem written by Robert Frost. This poem tells that even a simple movement has a large significance. बिल्कुल एक छोटा सा मोमेंट जो है, छोटी सी जो इवेंट है, उसका भी सिग्निफिकेंस होता है, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है, उसका भी बराबर महत्व होता है। कैसे? द पोएट हैज़ मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इस पोएम पे पोएट ने जो बात की है वो की है क्रो की और हेमलॉक ट्री की। क्रो जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अगली वर्ड माना जाता है, और शायद आप पहली बार किसी पोएम पे क्रो और हेमलॉक का मेंशन देख रहे होंगे, क्योंकि हेमलॉक भी एक पॉइजनस ट्री है। मोस्टली जो पोएट होते हैं वो ब्यूटीफुल ट्रीज़ को मेंशन करते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स को मेंशन करते हैं, बट इन दिस पोएम कुछ अलग है। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक को मेंशन किया गया है जो कि अलग है। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। क्रो जो है वो सिग्निफाई करता है, वो दर्शाता है पोएट के डिप्रेसिव और शॉरोफुल मूड को। मतलब जो पोएट का मूड है वो डिप्रेसिव है, वो निराश हैं, एंड शॉरोफुल यानी कि दुखी भी हैं। एंड हेमलॉक ट्री, और ये जो हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री होता है, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। बोथ दीज सिग्निफाई दैट द पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड। ये जो दोनों हैं, क्रो जो कि डिप्रेसिव मूड को सिग्निफाई करता है और हेमलॉक जो कि एक पॉइजनस ट्री है, ये दोनों इस बात को सिग्निफाई करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं कि पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड, पोएट अच्छे मूड पे नहीं था। एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। इसलिए पोएट ने नेचर के जो डार्क, डिप्रेसिव और बिटर साइड हैं उन्हें प्रेजेंट किया है अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। द पोएट सेज दैट वंस ही वॉज इन अ सैड डिप्रेसिव मूड एंड was sitting under a hemlock tree. पोएट बता रहे हैं
कि ही वॉज इन सैड डिप्रेसिव मूड, परेशान थे, दुखी थे, निराश थे, एंड ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे थे। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक क्रो था जो कि उसी ट्री पर बैठा हुआ था। सो दैट क्रो शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो उस वो जो क्रो था दैट वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, दैट क्रो शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए यूज़ किया गया है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो अपने मूवमेंट से उस क्रो ने जो धूल जमी हुई थी बर्फ़ की, जो स्मॉल पार्टिकल थे स्नो के, वो उसके मूवमेंट के कारण, क्रो के मूवमेंट के कारण गिरते हैं किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल। अच्छा, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है, ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, ये स्नोफॉल के बाद उस ट्री पर रह गए थे। द सिंपल एक्शन चेंज्ड द पोएट्स मूड। और ये जो एकदम सिंपल सी, एकदम छोटी सी जो घटना थी कि क्रो का डस्ट ऑफ स्नो शुक ऑफ करना और उस डस्ट ऑफ स्नो का पोएट के ऊपर फॉल होना, सो दिस सिंपल एक्शन चेंज्ड द पोएट्स मूड। इस सिंपल एक्शन ने पोएट के मूड को टोटली चेंज कर लिया। ही रियलाइज्ड, और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे। और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनने अपने डे के इस पार्ट को, जो जितना भाग अभी बीत गया था, इस पार्ट को उनने जस्ट वेस्ट कर दिया है। रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो। कैसे लॉस्ट किया, कैसे वेस्ट कर दिया उनने अपने दिन को? रिपेंट करते हुए, यानी पछताते हुए, एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो, और सॉरो में, दुख में खोए हुए। इस तरह से उन्होंने अपने पार्ट ऑफ डे को वेस्ट कर दिया था। बट the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity. लेकिन अब उनके मूड में जो चेंज हुआ, और तो इससे उन्हें इस बात को रियलाइज़ किया दैट ही शुड यूज़ करना चाहिए द रेस्ट ऑफ द डे, जो बाकी बचा हुआ डे है उसे यूज़ करना चाहिए इन सम यूज़फुल एक्टिविटी, किसी उपयोगी एक्टिविटी में। His sorrow was washed away by the light shower of snow dust. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. अब ये कंडीशन थी कि जो उनका sorrow था, जो उनका दुख दर्द था, it was washed away, वो धुल गया, चला गया, by the light shower of snow dust. snow dust की जो एकदम लाइट शावर, हल्की सी जो बौछार पड़ी, इसके कारण उनका sorrow चला गया, और उनकी जो स्पिरिट थी, उनका जो पैशन था, इट वॉज रिवाइव्ड, वो फिर से काफ़ी एनर्जेटिक हो गए, और ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और जो उनका बाकी बचा हुआ दिन था उसे यूटिलाइज, उसे यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए, नाउ ही वॉज रेडी। सो इट वॉज द समरी ऑफ द पोएम। ओके, नाउ अगेन हम एक बार फिर पोएम देख लेते हैं, समरी के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। पोएट सेज कि जिस तरह से क्रो ने हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो को, स्नो की जो डस्ट थी, जो फाइन पार्टिकल्स थे, उसे शुक डाउन किया मेरे ऊपर, तो इस तरीके से इस घटना ने हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो इस घटना ने मेरे हार्ट को मेरे मूड को एक चेंज दे दिया। जो मैं सॉरोफुल डिप्रेसिव मूड में था, तो वो सारा चेंज हो गया, और इस तरह से जो मेरे दिन का जो बाकी बचा हुआ पार्ट था, इट वॉज सेव। नाउ एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पोएम। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज थिंकिंग अबाउट द पोएम, और इस सेक्शन पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। किस बात ने पोएट की मूड को चेंज किया? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और पोएट का जो मूड था वो कैसे चेंज हो गया? द आंसर इज़, द वेरी फर्स्ट आंसर, पहला जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। सो वी ऑल नो
द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? स्नो के एकदम फाइन पार्टिकल्स, एकदम बारीक कण बर्फ़ के, उसे यहाँ पर बोला जा रहा है डस्ट ऑफ स्नो। और अब जो है पोएट का मूड जो था वो कैसे चेंज हो गया, तो इसके बारे में बता रहे हैं। द सडन शावर, एकदम से जो बर्फ़ की उसके ऊपर बौछार हुई, शावर हुई। सो द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। जो सडन शावर हुई, एकदम से जो बरसात हुई, किसकी बरसात हुई? डस्ट ऑफ स्नो की। तो इस एक्शन ने उनके मूड को चेंज कर दिया। फिर जो तीसरा पूछा जा रहा है, तीसरी बात यहाँ पे पूछी जा रही थी कि हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। पोएट का मूड चेंज कैसे हो गया, तो इसके बारे में देखते हैं। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उनका जो मूड था पहले डिप्रेसिव था, सॉरोफुल था, नाउ ही वॉज हैप्पी। तो उनका जो मूड था इट वॉज चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। सैड से अब वो हैप्पी थे। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू इन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। वो काफ़ी रिफ्रेश फील कर रहे थे और रेस्ट ऑफ द डे, जो बाकी बचा हुआ दिन था, उसे वो इन्जॉय करना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि पोएट हैं, उनने नेचर को इस पोएम पे कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे दर्शाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो आपको आंसर करने हैं अपने इस आंसर के फेवर में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। नॉर्मली, नेचुरली, यूजुअली जो पोएट हैं वो कौन से वर्ड्स को अपनी पोएम में यूज़ करते हैं। क्रो तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि क्रो पर भी कोई पोएम बनी हुई है, तो यूजुअली कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें पोएम पे यूज़ किया जाता है। डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्रो को ऑफन, अक्सर पोएम पे मेंशन किया जाता है। What images come to your mind when you think of a crow। जब आप क्रो के बारे में सोचते हो तो क्रो की क्या इमेज आपके सामने आती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं। जनरली पोएट टेक्स birds and trees which are known for their beauty and good qualities। जनरली, यूजुअली पोएट जो हैं ऐसे बर्ड्स और ऐसे ट्रीज़ को अपनी पोएम पे लेते हैं विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, जो अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, एंड गुड क्वालिटी, और अपनी गुड क्वालिटीज़ के लिए नोन होते हैं, फेमस होते हैं। जैसे कि पीकॉक, पैरट, कुकू, माइना एंड ट्रीज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो नॉर्मली जो पोएट है वो ऐसे बर्ड्स और ऐसे ट्रीज़ को लेते हैं जो अपनी ब्यूटी और अपनी गुड क्वालिटीज़ के लिए फेमस होते हैं। बट हेयर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। पर यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एकदम डिफरेंट अप्रोच, एक अप्रोच मीन्स होता है मेथड, तरीका, तो यहाँ पे फ्रॉस्ट ने एकदम डिफरेंट अप्रोच ली है। ही चोज अ क्रो, उनने किससे चूज़ किया है? एक क्रो को, विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम, नॉर्मली जिसे पोएम पे यूज़ नहीं किया जाता है। क्रो इज़ अ ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस एंड इज़ बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। तो ये जो क्रो होता है, एक तो कलर इसका ब्लैक, ऊपर से वॉइस हार्श, और इस तरह से ये क्या होता है कि एक बैड ओमेन, अपशगुन का प्रतीक होता है, अब बैड ओमेन का सिंबल होता है। सो थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर टू आवर माइंड। तो जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो उससे काफ़ी डिप्रेसिव और सॉरोफुल पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होती है। वैसे मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती हूँ, मेरे हिसाब से प्रकृति ने जिससे जैसा बनाया है वो सारी चीज़ें सुंदर है, बट चूँकि हमें यहाँ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पर बात करनी है तो हम उस बात ऐसा लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन it was again, what is hemlock tree? What is hemlock tree? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as
मैपल और एन ओक और पाइन। तो अब बताना है कि हेमलॉक ट्री क्या है, और पोएट ने जो उससे और ज़्यादा सुंदर मोर ब्यूटीफुल ट्रीज़ थे जैसे कि मैपल, ओक, पाइन, तो इन ट्रीज़ के बारे में बात क्यों नहीं की, उनने पार्टिकुलरली हेमलॉक को ही क्यों लिया। एंड द आंसर इज़ A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. Hemlock जो है एक poisonous plant है that has small white flowers. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है कि जो ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं जैसे कि ओक है, मैपल है, पाइन ट्री है, तो इनकी बजाय इंस्टेड ऑफ दीज ब्यूटीफुल ट्रीज़ उनने क्या किया, उनने हेमलॉक ट्री को लिया, और जो वर्ल्ड में और जो बाकी ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं उन्हें ही लेफ्ट देम, उन्हें उनने छोड़ दिया। एक्चुअली ही डिड सो, अब ये करने का एक पार्टिकुलर रीज़न भी था। ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग, ये उनने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हिज सॉरोफुल मूड, वो चाहते थे कि वो अपने मूड के सैडनेस को, अपने मूड के सॉरो को एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए उनने क्रो को और हेमलॉक ट्री को चूज़ किया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। हमें बताना है कि क्रो और हेमलॉक जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को या फिर सॉरो को, खुशी को या दुख को। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि हेमलॉक ट्री से क्रो ने शेक ऑफ किया, नीचे गिराया, ये किस बात का सिंबल है, ये किस बात के लिए स्टैंड होता है। द आंसर इज The crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by the poet. तो यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन, दुख को और निराशा को ये एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ फील्ड बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ पे लोग मटेरियल्स को ज़्यादा मानते हैं, तो यहाँ पर जो पोएट सैडनेस और डिप्रेशन फील कर रहा है ये उसे रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। अच्छा, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये किस बात का सिंबल है, ये सिंबल है नेचुरल जॉय एंड एनर्जी का। नेचर के अंदर जो जॉय है, खुशियाँ हैं और जो एनर्जी है, डस्ट ऑफ स्नो उस बात का सिंबल है। The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moment. The poet is entering into the time full of joy and optimism. तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो के आने का मतलब है कि पोएट जो कि सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट से पास हो रहा था, नाउ ही इज़ एंटरिंग इन द जॉय एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ नेचर। अब वो नेचर की जॉय और ऑप्टिमिज्म उसमें एंटर हो रहा है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या ये आपके साथ भी कभी हुआ है कि व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, आप काफ़ी डिप्रेस और होपलेस फील करते हो और सडनली आपके साथ एक ऐसा मोमेंट आता हो दैट चेंज्ड योर मूड। तो इस बारे में बात करनी है, तो इट वुड बी बेटर कि आप इसका आंसर खुद से लिख लेंगे। ओके।